हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है सभी लोगों का आज के इस चक्रव्यूह के लेक्चर में। तो हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम वो पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे। और जब एग्जाम में बच्चों के सामने ये सवाल आए तो बच्चे थोड़ा सा देख करके डिमोटिवेट सा हो गए कि यार ऐसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गया। यही ब्यूटी होती है जेई एडवांस की, है ना। तो क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे करी गई है, क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट कैसे बनाया गया है, और बहुत बेहतरीन एक सवाल है आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पॉलीमर को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है रिएक्शंस के माध्यम से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है, कई बच्चे जो है इस सीरीज में ऐसा भी चाह रहे हैं कि सर सारे पीवाईक्यूज करवा दो। तो बेटा सारे पीवाईक्यू की अलग से सीरीज आएगी जब आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ ऐसे सवाल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी आई होप, है ना। जो भी बैकलॉग वगैरह है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, है ना। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करिए ना। और हम सभी लोग पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है और इस टाइप की सीरीजेस बीच बीच में आपकी आती रहती हैं ताकि आपको ये पता रहे, आपको ये पता चल पाए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो थिंकिंग हमारी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी जेई एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से आप तैयारी करें। आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। आज ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर है। इसके और भी लेक्चर्स आएंगे आपके सामने, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और टफ पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। जैसे एक सवाल ये 2024 का बड़ा अच्छा सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़े। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस को पढ़ना। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस जैसे थ्योरेटिकल फॉर्म में जेई ने दिया तो हम पढ़ते जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ आता नहीं है। लेकिन वो कब आएगा, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। एक लाइन को पढ़ो, सोचो उसके बारे में कि क्या कह रहा है, ऐसे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, है ना। जैसे इस सवाल में ऐसा कहा गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पी, ठीक है भाई साहब। हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका दिया गया है। गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब आपको पता होगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो फिनोलिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट देते हैं। एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कोई ऑर्थो पोजीशन पर ऐसे ग्रुप नहीं है। अगर ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप होते तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। तो इनका कहना है कि भाई साहब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। द कंपाउंड पी रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH। अब ये जो NH2OH वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप सभी लोगों को पता होगी, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है। NH2OH वाली हाइड्रोक्सिल अमीन इसका नाम है और ऑक्साइम फॉर्मेशन यहां पर होता है, ठीक है। इन्होंने बोला भी है कि ऑक्साइम बन रहा है क्यों। ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सिस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो KOH एज अ बेस काम कर रहा होगा और मिथाइल आयोडाइड जो है इस पर अटैक हो रहा होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का। तो SN2 रिएक्शन जैसी यहां पर फील आपको नजर आ रही है। तो कंपाउंड R बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। रिएक्शन ऑफ R विद एक्सिस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। अब मुझे बताएं कि जो कंपाउंड R बना रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, लेकिन भारी मात्रा में कर रहा होगा। एक्सिस यहां दे रखा है, ठीक है। फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O पॉजिटिव, जो कि प्रोटोनेशन के लिए आपको दिया गया होगा। गिव्स कंपाउंड S एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप आपको बताना है कंपाउंड S में कितने हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चंस को पढ़ा तो इसमें मेरे को क्या क्या आइडिया लग रहा है, क्वेश्चंस को सोचने से आइडिया लग रहा है कि भाई FeCl3 टेस्ट यानी कि फिनोलिक ग्रुप वगैरह दिख रहे हैं मेरे को, है ना। ऑक्साइम वाली एक रिएक्शन दिख रही है मेरे को, SN2 रिएक्शन दिख रही है मेरे को, है ना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन दिख रही है मेरे को, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस दिख रही हैं। अब इसको अपन तोड़ते जाते हैं, है ना, पार्ट्स में तोड़ लेते हैं सवाल को। पहली बात तो C6H6O3, C6H6 और O3, ये मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि बनाना क्या है ना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB या DU
ये आ जाएगा आपका C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो यहां से बन गया ये 7-3, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ चुकी है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ रही है, यानी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां बेंजीन जैसा सिस्टम है, क्योंकि फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, FeCl3 वाला पार्ट है ना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के हिसाब से मेरे को एक फिनोलिक ग्रुप जैसा पार्ट बनाना है, और ये मेरे पास बन गया फिनोलिक ग्रुप जैसा पार्ट। अब यहां 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, अब कोई ड्यू बढ़ानी नहीं है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अब बढ़ाना नहीं है। 4 यहां हो चुका है, एक रिंग का एक ड्यू होगा और एक पाई का एक होगा, यानी कि यहां 4 हो चुके हैं। अब 3 ऑक्सीजन यहां लगे हुए हैं, यानी कि 3 OH। मैंने मेटा पोजीशन पर ही क्यों लगाए, क्योंकि सवाल में यहां लिखा हुआ था, सवाल में यहां लिखा हुआ था कि डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। सवाल में लिखा था, इसलिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पर कहीं लगाया नहीं है, मैंने इनको मेटा पोजीशन पर सेट कर दिया, ठीक है। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सर ये फिनोलिक टाइप के ग्रुप्स आपको मिल गए हैं, है ना। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो बच्चों को था वो ये था कि सर जब यहां पर फिनोलिक टाइप के ग्रुप हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपाउंड P जो है वो 3 इक्विवेलेंट NH2OH के साथ रिएक्ट कर ले। भाई फिनोलिक ग्रुप वाले NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड थोड़ी देंगे, ये जो ऑक्साइड देगा ये तो कार्बोनाइल के साथ देगा। यानी कि यहां पर जो एक कैच था, वो कैच ये था कि आपको ये पता होना चाहिए था, है ना, कि ये जो इनोलिक पार्ट यहां दे रखे हैं, देखो ये जो इनोलिक पार्ट है इसका टॉटोमेरिज्म कीटो मॉलिक्यूल एक होगा, और कीटो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आपका होगा, है ना। इंट्रामोलिकुलर H का ट्रांसफर आप कर देंगे, है ना। बॉन्ड शिफ्टिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, और H चला जाएगा इधर, ठीक है। बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से यहां पर हो रही है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल टॉटोमरिज्म की मैकेनिज्म देखनी तो कुछ इस तरीके से ये टॉटोमर हो पाएगा कि H प्लस बनेगा, O नेगेटिव बनेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होकर यहां माइनस बनेगा और वो ये H प्लस ले लेगा, है ना। वो आप टॉटोमरिज्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। वैसे यहां पर काम होगा और यहां पर काम होगा, 3 जगह ये काम होगा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम फ्लोरोग्लिसनॉल होता है, फ्लोरोग्लिसनॉल होता है। तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि भाई साहब यहां पर कीटोनिक ग्रुप आ गए, और अब कीटोनिक ग्रुप आ गए यानी कि अब ये कार्बोनाइल की NH2OH वाली रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोनाइल की NH2OH वाली कौन सी वाली, देखें जरा, मैं आपको यहां पर अलग से मैकेनिज्म बता देता हूं। कार्बोनाइल की NH2OH के साथ रिएक्शन होती है ना, और यहां वीकली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। H प्लस के साथ सबसे पहले रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है ना। तो आपको कुछ प्रोटोनेटेड स्पीसी ऐसी दिख रही होगी, और अब ये जो NH2OH है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला होगा। तो नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस है, तो वो न्यूट्रल होना चाहेगा। और यहां आपको ऐसा नजारा दिखेगा, H यहां प्लस और इधर OH, देखिए जरा। तो इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर दिया, ठीक। अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर H प्लस का ट्रांसफर होगा, कैसे, नाइट्रोजन पर प्लस अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगा, तो ये बना लेगा OH2 प्लस, जो कि एक लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और अब नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और वाटर यहां से निकल जाएगा। ये SNAE मैकेनिज्म है, और ये आपको ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ, NH2H ऐड हुआ, और कौन निकला, पानी निकला, ठीक है। और अब ये प्लस अनस्टेबल है तो ये H प्लस को निकाल देगा, जो कि एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था इस रिएक्शन में, है ना। तो ये बन गया ऑक्साइन, ये बन गया आपका ऑक्साइन, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन ग्रुप में। यानी कि इसकी रिएक्शन जब मैं एक्सेस में करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन जब मैं एक्सेस में करवाऊंगा, है ना, देखिए जरा यहां लिखा हुआ था 3 इक्विवेलेंट NH2OH आपके साथ रिएक्शन है ना, 3 इक्विवेलेंट लिख लो यहां पर, 3 इक्विवेलेंट यानी कि 3 जो C डबल बॉन्ड है उन तीनों जगह पर ये रिएक्शन होगी। अब यहां पर उन्होंने मीडियम लिखा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा अंडरस्टूड होती है चीजें कि सर यहां तो मीडियम दिया ही नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उन्होंने ऑक्साइम बोला है, यानी कि यहां पर आपका H प्लस जरूर होगा। तो आप ध्यान से देखें जरा क्या हो रहा था, ये जो C डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो रहा था NOH में, ये इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने है SNAE वाली। तो यहां क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन हट रहा है और ये 2 H यहां से हट रहे हैं, तो ऊपर ऑक्साइन बन रहा है,
ठीक, इधर ऑक्साइम बन रहा है और इधर बन रहा है सॉरी सॉरी स्क्वायर। तो ये ऑक्साइम आपका बन रहा है क्यू, है ना, ये आपका क्यू बन गया। ठीक, पी आपका ये हो गया। ठीक है, और ये आपके इक्विलिब्रियम में तो होते ही है टॉटोमेरिज्म, है ना। तो हमारी कहानी यहां तक आपकी हो चुकी है कि भैया पी ने रिएक्ट कर लिया NH2H के साथ, ऑक्साइम बन गया। अब कह रहे हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब ये कह रहे हैं कि पी का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो मिथाइल आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो देखिए जरा, KOH और मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करी जा रही है। मैं यहां पर पी को ले लेता हूं, ये आपका पी हो गया, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CH3I इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, और CH3I कितने मोल आपको दे रखा है, देखें जरा, CH3I दे रखा है भारी मात्रा में, एक्सेस में दे रखा है CH3I। ठीक है, एक्सेस में दे रखा है CH3I। तो क्या होने जा रहा है यहां पर, सबसे पहले K+ और OH-। ठीक है, और ये वाला सिचुएशन मेरे को बीटा डाई कीटोन जैसा सिचुएशन दिख रहा है, यानी कि ये वाला कार्बन एसिडिक कार्बन की कैटेगरी में आएगा, एसिडिक कार्बन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये एज अ बेस H+ निकालेगा, और यहां बनने वाला है एक न्यूक्लियोफाइल कार्बेनाइन, यहां बनने वाला है एक न्यूक्लियोफाइल कार्ब एनाइन। गौर से देख ले बेटा, ये बनेगा यहां कार्बेनाइन। ठीक है, ये बनेगा यहां पर कार्बेनाइन। ठीक है भाई साहब, अब ये CH3I पर अटैक करेगा, अब ये CH3I पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन का नाम दे देंगे आप इसको। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से ये हुआ कि CH3 आ चुका है, ध्यान से देख लें जरा, यहां क्या आ चुका है, CH3 आ चुका है, इस तरीके से। अब यही मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगी। अब यहां एक और H बचेगा, वो भी रिप्लेस होगा, यहां के दोनों H रिप्लेस होंगे, यहां के दोनों H सेम मैकेनिज्म से रिप्लेस होंगे। OH- आएगा, H+ निकालेगा, कार्बेनाइन बनेगा, CH3 आएगा, है ना। तो मैं यहां पर एक्सिस में CH3I और KOH को लेकर के ऐसा दिखा सकता हूं क्या, ऐसा दिखा सकता हूं क्या, देखो यहां मिथाइल, यहां डबल बॉन्डो, यहां मिथाइल, यहां डबल बॉन्डो और यहां मिथाइल। देखिए ऐसा कुछ नजर आएगा आपको, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। ठीक है, भारी मात्रा में रिएक्शन होगी, वही पहले एसिड बेस रिएक्शन और फिर SN2 रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, तो हम पहुंच चुके हैं कहां पर कि भैया KOH के साथ मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में, तो कंपाउंड R बन गया एज द मेजर प्रोडक्ट। अब R की रिएक्शन करानी, मतलब R ये बन चुका है। ठीक है, अब इस R की रिएक्शन करानी है मेरे को किसके साथ, एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये जो R है इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा, ये जो R है इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा एक्सिस में आइसोब्यूटाइल Me2CH CH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक, और उसके आगे कुछ कह रहे थे क्या, उसके आगे कुछ कह रहे थे क्या, देख लेते हैं। हाँ, फॉलोड बाय H3O+, यानी कि वो H+ प्रोवाइड करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होने जा रही है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होने जा रही है। तो ये दिखेगा ऐसा O- MgBr, और यहां जुड़ जाएगा CH2 CHMe2 आइसोब्यूटाइल। ठीक है, यहां दो मिथाइल लगे हुए थे, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां दो मिथाइल, यहां डबल बॉन्ड और यहां दो मिथाइल, इस तरीके से दिख रहा होगा। और H3O+ क्या कर रहा है, वो H+ दे रहा है ना, तो ये O- H+ ले लेगा, तो आपको ऐसा नजर आएगा OH CH2 CHMe2, यहां दो मिथाइल, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां दो मिथाइल, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां दो मिथाइल। अब एक्सिस में दे रखा है, देखो जरा, एक्सिस में दे रखा है, यानी कि अगले जो दो डबल बॉन्ड हैं वो भी सेम रिएक्शन करेंगे, ये जो दो डबल बॉन्ड हैं ये भी सेम रिएक्शन करेंगे। तो आपको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्सिस में Me2 CH MgBr फॉलोड बाय H+, है ना, वो H3O+ जो दे रखा है वो H+ का सोर्स है। तो अब क्या होगा, ये यहां भी रिएक्शन करेगा और साथ में ये यहां भी रिएक्शन करेगा, है ना। तो मैं सेम वही सिचुएशन जो मैंने यहां रिएक्शन करी वो मैं बना सकता हूं कैसा, OH CH2 CHMe2,
यहां जो बना था वो यहां और यहां भी बनेगा, यहां 2 मिथाइल OH CH2CH Me2, यहां 2 मिथाइल, यहां OH CH2CH Me2। देख लें जरा, सभी लोग जरा ध्यान से देख लें, जरा सभी लोग ध्यान से देख लें, क्या यही दिख रहा है आपको? क्या यही दिख रहा है आपको? अब मुझसे पूछा गया है कुछ इसके बारे में पूछा गया था शायद, है ना? S3O प्लस गिव्स कंपाउंड S एज द मेजर प्रोडक्ट, टोटल मिथाइल ग्रुप आपको बताने हैं इन S। तो ये है वो S बन गया हमारा, ठीक है, ये S बन चुका है। इसमें टोटल मिथाइल ग्रुप आप काउंट कर लीजिए, अब आसान हो गया सवाल। तो अब ये 2 यहां मिथाइल हैं, 2 यहां 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, है ना? तो यहां पर टोटल CH3 ग्रुप जो है, टोटल CH3 ग्रुप जो है वो कितने आ गए? 12, 12 आ चुके हैं आपके। ये है, क्लियर है बात? अब मैं इस सवाल का एक ट्विस्ट बताता हूं आपको। जेई वालों ने इसके 2 आंसर दिए हैं, एक 12 दिया है और एक 6 दिया है। 6 भी उन्होंने सही माना है, 12 भी सही माना है। लॉजिक क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो कंपाउंड बना, इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देखें जरा, यहां पर कितने मिथाइल लगा दिए है ना, मैक्सिमम मिथाइल 2 ही लग सकते थे इन कार्बन पर। तो इस कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इनकी वजह से। तो हो सकता है कि इसका डायरेक्टली अटैक यहां ना हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन हो जाए। तो दूसरी मैकेनिज्म इसकी क्या बन सकती है? क्या बन सकती है बेटा? 12 भी सही है और 6 भी सही है इसका, है ना? इसकी मैकेनिज्म इसके आगे की ये बन सकती है कि ये जो मेरे पास CH3 CH3 आइसोब्यूटाइल मैं बना रहा हूं, ठीक है, Me2CH CH2 MgBr, यहां पर ये हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि पोलरिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां से H नेगेटिव निकले और वो यहां अटैक करके इसको तोड़ दे। तो मेरे को इसमें कुछ ऐसा नजर आने वाला है, O नेगेटिव MgBr, यहां H आ गया है, ठीक, यहां 2 मिथाइल, यहां 2 मिथाइल, यहां डबल बॉन्डो, यहां डबल बॉन्डो, और यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो चुका है ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिखेगा। और ये जो O नेगेटिव है ये H प्लस ले ले, तो ये बन जाए OH, यहां H 2 मिथाइल, यहां डबल बॉन्डो 2 मिथाइल, यहां डबल बॉन्डो और यहां 2 मिथाइल, ऐसा दिख सकता है मेरे को। और यही सेम रिएक्शन 2 बार और हो जाए, यही सेम रिएक्शन 2 बार और हो जाए, सेम रिएक्शन बाकी दोनों जगह पर भी हो सकती है, सेम रिएक्शन बाकी दोनों जगह पर भी हो सकती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यहां OH इधर H, यहां 2 मिथाइल, यहां OH इधर H, यहां 2 मिथाइल, यहां OH इधर H और यहां 2 मिथाइल। तो अब आपसे पूछेगा कोई कि बताओ अब ये S जो है इसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ CH3 ग्रुप्स, अब आप गौर से देख लीजिए जरा कितने आ रहे हैं। 6 आ रहा है बेटा आंसर, अब देखो 6 आ रहा है आंसर। तो इसका 6 भी सही है, 12 भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये कहानी थी इस सवाल की, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, दोनों ही सही है। अब यहां पर एक जगह बच्चों को और दिक्कत आई थी, क्या? कि सर आपने जो पी लिया है, आपने पी यहां से स्टार्ट किया है, हम पी यहां से स्टार्ट करके 3 आंसर क्यों नहीं दे सकते थे? उसमें दिक्कत एक यह आ रही थी कि आगे की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बोल रखी है ऑक्साइम के साथ, और ऑक्साइम के साथ सी डबल बॉन्डो की रिएक्शन होती है, यानी कि तुमको ये लेके चलना पड़ेगा, तभी तुम सी डबल बॉन्डो वाली ऑक्साइम के साथ रिएक्शन करवा सकते है ना, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है, सवाल में लिखा हुआ है। वरना कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे थे कि सर H प्लस यहां से निकाल के एनायन बना लेते, रिएक्शन ऐसे स्टार्ट कर देते, लेकिन सवाल में लिखा है कि भैया ऑक्साइम बनाना है, यानी कि कार्बोनाइल के फॉर्म में लेके चलना है तुमको इसको, ठीक है। तो ये इस सवाल का कैच था, बड़ा बेहतरीन सवाल था, मस्त। 2 आंसर दिए थे तो अब देखो बेहतरीन तो हो गई ना, क्योंकि 6 और 12 दोनों ही आंसर सही है।
क्लियर है एकदम बात? क्लियर है एकदम बात? तो इस तरीके के सवाल को हमें इस सीरीज में डिस्कस करना। देखो हर एक सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर एक सीरीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है, तो आपको फोकस करना है सीखने पर कि तुमने सवाल से क्या सीखा, तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें चल रही थी जब तुमने सवाल पढ़ा, यही तुमको थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस देखो अपने ऊपर रखना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। आइए जरा एक सवाल और हो जाए, क्या कह रहे हैं, एक सवाल और कह रहे हैं, जरा पढ़ें क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है आपसे। इनका कहना है कि भैया कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड, और यह सवाल 2-3 बार आ चुका है जेई में, यह सवाल 2-3 बार आ चुका है, बस इस सवाल को आगे एक्सटेंड कर दिया। यह सवाल का पहली रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट लाइन जो पढ़ेंगे, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स P&Q, इतना लाइन का सवाल 2012 जेई एडवांस में आ चुका है। पेंटा इराइथ्रिटॉल बनाया था और उसमें टोटल नंबर ऑफ एल्डोल स्टेप पूछे थे। फिर 2016 में आया है, उसमें उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप को यूज किया है ना। तो ये सवाल को अलग तरीके से फ्रेम, अब इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया और यहां पर भी प्रोटेक्शन यूज कर लिया, तो ये सवाल एक तरीके से आपका सवाल रिपीट हुआ है, बस आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमाया है, मतलब नए कॉन्सेप्ट को कुछ यूज कर लिया। तो वो तो यार देखो, रिएक्शन जब पढ़ते रहते हो, चैप्टर जब कवर करते हो, तो टीचर्स आपको सब करवाते ही हैं उसके अंदर की चीजें, तो वो आपको फॉलो करना होता है, इतना सा करना है आपको। अपनी तरफ से ईमानदारी रखनी है आपको तैयारी के टाइम पे, अगर आप अपनी तरफ से ईमानदार नहीं हो पाए तो फिर आपके लिए ही नुकसान है ना। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स P&Q, P और Q बन रहा है, P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट और Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ PTSA पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, जो कि H+ का सोर्स होता है, गिव्स प्रोडक्ट R। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप आपको बताना है, CH2 एंड ऑक्सीजन एटम, CH2 ग्रुप का भी बताना है कितने हैं और ऑक्सीजन एटम का भी बताना है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एसिटाल्डिहाइड की एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं NaOH में। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले रिएक्शन कहां से शुरू होगी? बेटा आपको इतना तो जानकारी है कि भैया जिनके पास अल्फा H है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देंगे, है ना, एल्डोल रिएक्शन दे देंगे। तो जो NaOH बेस है उसकी रिएक्शन यहां से शुरू होगी, है ना। NaOH जो है वो OH- से स्टार्ट करेगा रिएक्शन, तो OH- ये H+ निकाल कर एनाइन बनाएगा, और ये एनाइन जो है इसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं, और इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होकर ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा। अगर मैं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी पूछूं तो आप बोलोगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इस वाले से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने बोल रखा है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता तो ये रिएक्शन सेल्फ एल्डोल वाली कैटेगरी में आ जाती। अब फॉर्मेल्डिहाइड आ गया तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है मेरे पास, ठीक है। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और बॉन्ड पेयर एज अ लोन पेयर यहां कन्वर्ट होगा, इस पर अटैक कर देगा, जो को हम ऐसे दिखा देंगे जिसको, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी इसकी, तो ये आ जाएगा CH2, है ना, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CO नेगेटिव, यहां H, यहां H, और ये C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा। और हम यहां पर सोर्स ऑफ प्रोटॉन से H+ इसको दे देंगे, तो ये बन जाएगा CH2 OH, C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2 और CH2 एक और आ गया, है ना, ये 2 CH2, फिर यहां OH बन गया और C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा। अब यही रिएक्शन 2 बार और होगी, क्योंकि एक्सेस में दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, यही रिएक्शन 2 बार और होगी, फिर OH- आएगा, फिर यहां एनाइन बनेगा, ठीक, फिर ये एनाइन रेजोनेंस में कन्वर्ट होगा, फिर वो वापस आकर अटैक कर देगा, यानी कि मैं 2 बार और रिएक्शन करवा दूंगा, सही बात है। तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ NaOH में 2 बार और रिएक्शन करवा देता हूं, है ना, एक्सेस दे रखा था ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, एसिटाल्डिहाइड का ये वाला H हटाकर क्या लग रहा है, CH2H लग रहा है, तो 2 बार और करा दो, सेम मैकेनिज्म है, बार बार क्यों लिखना, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा लो। तो यहां बन जाएगा CH2OH, इस कार्बन पर CH2OH 3 लग जाएंगे, देखो 1 2 और 3 CH2H लग गए, और यहां आ गया CH, ऐसा नजर आएगा आपको, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
अब फॉर्मेल्डिहाइड तो एक्सेस में है, अब इसके अल्फा एच खत्म हो गए, तो अब यहां होगी कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो तो एक्सेस में है, ये 3 बार एल्डोल हो गई, देखो पहली बार तो ये हो गई, अब सेम मैकेनिज्म से 2 बार और हो जाएगी यहां पर, फिर वही एनाइन बनेगा, फिर वही अटैक होगा, 2 बार और होगा, तो CH2OH यहां पर आ जाएगा इस कार्बन पर, 3 H जो है वो हट गए और CH2H आ गए, ये हमको दिख रहा है यहां से। अब ये अल्फा एच रखता ही नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड भी अल्फा एच नहीं रखता, मीडियम बेसिक है, तो क्रॉस कैनिजारो हो जाएगी। और क्रॉस कैनिजारो में सबसे पहले कहां अटैक होगा बेटा? अटैक होगा फॉर्मेल्डिहाइड पर। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पर NAR सबसे तेज होती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो ये कैनिजारो यहां से शुरू हो जाएगी, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। अब वो सारी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भाई ये OH माइनस यहां से H+ क्यों नहीं निकाल रहा, अगर ये OH माइनस यहां से H+ निकाल लेगा तो यहां एनाइन बनेगा, और ये एनाइन हाईली अनस्टेबल है क्योंकि लोन पे रिपेल कर रहा है, तो यहां पर अल्फा H नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, एसिड बेस तो होगी नहीं। अगर आपके पास कीटोन है जिसके पास अल्फा H है, या एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H है, वो H+ निकालकर एनाइन बना देता है, इनोलेट फॉर्म में रिएक्शन हो जाती है उसकी, है ना। तो ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा ऐसा। और अब इसके बाद एक स्लो स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और हाइड्राइड ट्रांसफर अटैक कहां करेगा? CH2OH को मैं ऐसे लिख लूं 3 बार, और ये कार्बन हो गया और ये C डबल बॉन्ड हो गया, है ना। देखिए मैंने इसको कंबाइन फॉर्म में लिख लिया। अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर करके इस पे अटैक कर देगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होकर यहां से H नेगेटिव निकल के यहां अटैक कर देगा, तो ये बना लेगा HOCH2 3 बार, CO नेगेटिव, यहां H और यहां H, और प्लस ये बन गया HC डबल बॉन्ड और OH। ठीक, अब यहां पर H+ का ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये O नेगेटिव यहां से H+ निकाल लेगा, ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इस O नेगेटिव ने इस H+ को क्यों लिया? ये O नेगेटिव इससे बोलेगा भैया हमको H+ दे दो, बोलेगा क्यों? कहेगा तुम तो रेजोनेंस कर लोगे, मेरे पास तो रेजोनेंस ही नहीं है ना। तो ये आपको ऐसा दिखेगा HOCH2 3 और कार्बन और इस पर लगा है CH2 और ये भी OH बन जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा HC डबल बॉन्डो O नेगेटिव। ठीक है, और NaOH था तो Na+ ये क्या कर लेगा? सॉल्ट बना के छोड़ देगा इसको ऐसे। ठीक, ये कहानी थी आपकी जो मुझे यहां से समझ में आ रही थी, है ना। तो P और Q तुम्हारे बन गए। अब कह रहे हैं कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, कंपाउंड P टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, तो बताओ इन दोनों में से P किसको ले लेंगे? बताओ इन दोनों में से P किसको ले लेंगे? बताइए, यही कह रहे हैं ना, कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट वेयर इज Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एसिडिफाई करवा दूंगा तो फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, बिल्कुल सही बात है ना, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजेबल एच होता है। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, तो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट लिख दूं मैं, तो मैं इसको P बोल देता हूं और इसको Q बोल देता हूं। सही बात है, सही बात है। ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लो, सॉरी कहां था, हाँ, P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट वेयर इज Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, तो Q अपना सॉल्ट होगा, Q कह रहे हैं ऑन एसिडिफिकेशन टॉलरेंस टेस्ट देता, तो Q ये होगा। ठीक है, इसके एसिडिफिकेशन के बाद टॉलरेंस टेस्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइजेबल एच होता है, इसलिए टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। टॉलरेंस टेस्ट आप जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब मामला आगे बढ़ता है, देखिए जरा, मामला ये कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ PTSA, मतलब एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, और PTSA इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव, ये होता है आपका ऐसा CH3 पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड, तो ये सोर्स ऑफ H+ होता है ना, ये H+ दे देता है क्योंकि इसका एनायन रेजोनेंस में स्टेबल होता है ना, तो ये H+ दे देता है, और एसिडिक मीडियम में एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी? इस P की। ठीक है, तो मैं रिएक्शन को ऐसे लिख लेता हूं कि भैया ये जो P है इसमें कार्बन कितने OH हैं? CH2H है 4, 1 2 3 और 4, और ये होता है बेटा पेंटा इराइथ्रिटोल, इसका नाम है पेंटा इराइथ्रिटोल नाम है इसका।
ठीक है, ये कुछ ऐसा आपको दिखता हुआ नजर आता है, ऐसे इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, साथ निभाना साथी वाला। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एक्सिस साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन पीटीएसए। पीटीएसए इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, कैटालिटिक अमाउंट कह रहे हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में OH ग्रुप की रिएक्शन कार्बोनाइल से हो रही है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में सोचो क्या हो रहा होगा, दिमाग दौड़ाओ जरा। कार्बोनाइल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एल्कोहल के साथ। ठीक है, और यहां पर दो दो OH इधर लगे हैं, दो दो उधर, 4 OH ग्रुप लगे हैं, यानी कि ये रिएक्शन मुझे फील दे रही है कार्बोनाइल की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। ऐसा फील आ रहा है आपको? देखो, कार्बोनाइल, एसिडिक मीडियम, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब 2 OH, वही फील आ रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, फिर उसको अपन डायरेक्टली इसके हिसाब से लिख लेंगे। ये एसिडिक मीडियम में एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये बना लेगा OH+। इससे क्या होता है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है ना। और अब क्या होगा, अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2CH2OH, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये बना लेगा COH प्लस CH2CH2OH। ठीक है, और ये बना लेगा OH ऐसा। ठीक, अब यहां से क्या होगा, H+ का ट्रांसफर होगा। कैसे, ये ऑक्सीजन यहां से H+ निकालेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये SNAE जैसी फील आ रही होगी आपको, O CH2CH2OH ऐसा दिख रहा होगा। और अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा और पानी निकल गया यहां से, तो ये दिखाएगा COH+ CH2O और ऐसा। देखें जरा, ऐसा नजर आ रहा है आप, है ना, कितना प्यारा कंपाउंड लग रहा है। अब ये H+ निकाल देगा क्योंकि न्यूट्रल होना चाहता है, तो CO ऐसा दिखेगा आप। यानी कि आप ध्यान से देखें, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कार्बोनाइल में ये ऑक्सीजन हट गया, यहां से ये 2 H हट गए और ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया। यही दिख रहा है आपको, मैकेनिज्म से ही नजर आ रहा है। यानी कि मैं कुछ ऐसा कर दूं क्या, देख ली ना आपने मैकेनिज्म, मैं कुछ ऐसा कर दूं क्या कि ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन है एक्सिस में दे रखा है, तो 1 मोल में यहां लिख लूं, और मेरे पास जो पेंटा एराइथ्रिटॉल था उसको मैं ऐसा लिख लूं। ध्यान से देखना जरा, क्या तुमको ऐसा नजर आ रहा है? और फिर मैं साइक्लोहेक्सेनॉन 1 मोल ऐसा लिख लूं, देखिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया पानी निकल गया है। मैकेनिज्म देख लो आप पीछे से, वही दिख रहा है आपको। तो मेरे को ऐसा नजर आएगा, ये OO CH2 CH2 C CH2 CH2 OO और ऐसा दिख रहा है। देखिए जरा ध्यान से, अब मुझे बताएं, ये जो है इसके आगे तो कुछ नहीं दे रखा था, देख लेते हैं। PTSA R, बस यही बन गया R, और इसमें बताना है CH2 और ऑक्सीजन का सम। देखिए जरा, अब मुझे बताओ, यहां CH2 ग्रुप तो देख लोगे, अब क्या बचा सवाल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो CH2 ग्रुप आ गए। ऑक्सीजन एटम कितने आ गए, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया आपका 14 CH2 ग्रुप और 4 ऑक्सीजन, 18 आएगा आंसर, 18। अब यहां सवाल और भी पूछ सकते थे आपसे, ये तो चलो एक सवाल उन्होंने बनाया, आपसे ये पूछ सकते थे कि बताओ जो कंपाउंड बना उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। तो 1 2 3 4, ये बीच वाली भी तो रही है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर पूछ लेते तो 1 2 3 4 आंसर आ जाते। आपसे ऐसा पूछ सकते थे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बता दो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बता दो, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे ही हैं, 7 8 9 10 और 6 16, ये सब सवाल हो सकते हैं। लोन पेयर बता दो कितने आ रहे हैं इसमें, तो ऑक्सीजन के पास 2 2 लोन पेयर हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरीके के वेरिएशन वाले सवाल और हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको फाइनली इसकी मैकेनिज्म से आंसर आपने लिखा है, ठीक है, तो आप इसका आसानी से सॉल्व कर सकते थे, 18 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बड़ा बेहतरीन सवाल था, देखने में ऐसा था, मतलब जिन बच्चों ने सवाल पढ़ा था, मतलब एग्जाम के बाद हमारी बच्चों से बात होती है,
तो बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर ये सवाल तो ऐसा लगा कि देखा हुआ है। एक लाइन पढ़ के उनको समझ में आ गया था, क्योंकि पीवाईक्यू तो सॉल्व करके जाते ही हैं, है ना। तो एक लाइन पढ़ के उन्हें सवाल समझ में आ गया कि हाँ यार ये सवाल तो हमसे बन जाएगा, क्योंकि 2012 में 16 में ये सवाल आ चुका है, मतलब पहली लाइन आ चुकी, बाकी तो बनाते ही सवाल, नया तो सवाल बनेगा ही हमेशा, है ना। बस आपको रिएक्शन पर कमांड रखनी है तो आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए एक और बेहतरीन सवाल करते हैं। ये बड़ा मस्त सवाल था, और इस सवाल को जब पहली बार बच्चों ने देखा तो थोड़ा सा उनके दिमाग में बहुत मतलब ऐसा आया कि यार ये कैसा सवाल है ना। देखो आप सवाल को पढ़ो, आप भी घूम जाओगे कि यार ऐसा कैसे सवाल फॉर्म कर दिया। लेकिन देखा जाए तो ये सवाल पॉलीमराइजेशन को मिक्स करके बनाया गया, बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। पढ़ते हैं जरा क्या कह रहे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी कह रहे हैं विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2। ध्यान से देखिएगा, C9H18O2 डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर से क्या फील आती है? ब्रोमीन वाटर से आपको फील आती है दो जगह पर। एक तो अनसैचुरेशन का टेस्ट नजर आता है, और एक लगता है कि कहीं फिनॉल वाला ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो नहीं है, व्हाइट पीपीटी ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है जो, है ना, ऐसा फील आता है आपको, है ना। तो चलिए वो चीज ध्यान में रखना, है ना। एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट यानी कि मिथाइल कीटोन जैसा ग्रुप हो, या 2 डिग्री वाला CHOH CH3 टाइप का ग्रुप हो, या बीटा डाई कीटोन जैसा ग्रुप हो, या रिसोर्सिनॉल तो नहीं है कहीं, ये सब आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, है ना। पी ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 गिव्स Q एंड R। अब इस लाइन से आपको क्लियर हो गया है कि क्या कहानी है। ये जो ब्रोमीन वाटर है ये अनसैचुरेशन वाला है, फिनोलिक वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि जैसे ही मैंने ओजोनोलिसिस कराया यानी कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड हो रहे होंगे, अनसैचुरेशन हो रहा होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा वो अभी अपन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन फिनोलिक वाला ब्रोमीन वाटर तो नहीं है, इतना कंफर्म है, ठीक है भाई साहब। तो ये कैच था इसमें, मतलब देखो सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि आपका दिमाग वहां चला जाएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, आपको कोई इंडिविजुअल सवाल लिख के दे दे, इंडिविजुअल सवाल लिख के दे दे, हो सकता है वो सवाल आपसे ना बने। लेकिन अगर ऐसे मैचदा कॉलम सॉरी पैराग्राफ वाला बना दे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंट तो आपको मिलेगी। मतलब पैराग्राफ हो, मैचदा कॉलम हो, इस टाइप के सवाल आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर छोड़ते हैं। इंडिविजुअल सवाल में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो सवाल आता था कि नहीं आता था, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आता था कि नहीं आता था। लेकिन यहां भी है कि चलो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा थोड़ी इसमें कौन, लेकिन आपको कुछ आइडिया तो लग जाता है ना। पैराग्राफ से, पैराग्राफ ज्यादा बेहतर चीज लग रही है ना आपको। कैसे? सर मुझे पता चला कि ओजोनोलिसिस कराना ऑक्सीडेटिव वाला, H2O2 है ना, ऑक्सीडेटिव वाला, यानी कि ये मेरे को पता चल गया कि अनसैचुरेशन है, डबल ट्रिपल होगा, फिनोलिक रूल आउट हो गया, मतलब फिनोलिक ग्रुप नहीं होगा। ये तो आइडिया लग रहा है ना इससे। वाइल कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा भाई साहब, while compound Q shows positive iodoform test, compound R does not give positive iodoform test। मतलब जब तुमने ओजोनोलिसिस करवाया तो उसके बाद जो दो कंपाउंड बने, एक Q और एक R, तो Q वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, R वाला नहीं दे रहा है। दिमाग में रखना है ना। Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विद पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स SNT। मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, फिर हीटिंग कराई गई होगी तो कुछ हो रहा होगा, ठीक है। रेस्पेक्टिवली SOT दे रहे हैं, बोथ S एंड T पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है भाई साहब। कंप्लीट कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ Q का 500 मोल और 500 मोल किसका, R का, तो सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर बना रहे हैं U, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ है तो इसमें सवाल होंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T बताना है, और वेट ऑफ U बताना है, ठीक है भाई साहब। आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं जरा क्या है सवाल। हमने एक बार पढ़ लिया, अब एक बार और पढ़ेंगे। सवाल को देखो 2-3 बार जरूर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जो ये एडवांस का सवाल है और पैराग्राफ है तो 2-3 बार पढ़ के ही तुम कुछ ना कुछ आइडिया लगाओगे। आओ फिर से पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2, ये मैं लिख लेता हूं, C9H18O2, ये कंपाउंड पी आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अब टुकड़ों में अपन करेंगे, है ना। C9H18O2 डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है भाई साहब, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है।
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 gives Q and R, मतलब P का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया है तो Q बन रहा है और R बन रहा है, सही बात है। Q बन रहा है, R बन रहा है। वाइल कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, Q जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें निकालनी होगी जब एग्जाम में सवाल सॉल्व करोगे। सॉरी Q, ठीक है। Q क्या है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और R ऑन ऑक्सीडेशन विद, अच्छा सॉरी, कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, अच्छा मतलब नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब नेगेटिव, ठीक है भाई साहब, ये हो गया क्लियर। R डज नॉट गिव। अब कह रहे हैं Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, इसकी रिएक्शन तुमने PCC से कराई, ठीक है, तो क्या बना, फॉलोड बाय हीटिंग, PCC से कराई फॉलोड बाय हीटिंग, तो कह रहे हैं आपसे S बन रहा है, ठीक है। और इसका भी सेम वही करा रहे हैं क्या, हाँ Q एंड R, ठीक है, इसका भी वही करा रहे हैं, PCC फॉलोड बाय हीटिंग, तो T बना रहे हैं, T बना रहे हैं बोथ S एंड T। सो अच्छा, S कह रहे हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बड़ा मस्त सवाल फ्रेम किया गया, आप देखें जरा, और ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है भाई साहब, ये क्लियर दिख रहा है मेरे को पिक्चर। उसके बाद तो ये पॉलीमराइजेशन कराया, यानी कि मैं QR पता कर लूं तो काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब C9H18O2 के बारे में बताइए जरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं क्या कहानी हो रही है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी कितनी आ रही है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, तो ये आ रही है 10-9, यानी कि 1 आ रही है DU, 1 DU आ रही है। और आपको ये पता है कि अनसैचुरेशन का टेस्ट फेनोलिक ग्रुप का है नहीं, यानी कि डबल बॉन्ड है ना। अब 9 कार्बन है, 9 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी कि 1 DU तो चली जाएगी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देने में, यानी कि मेरे को पता चल रहा है कि ये भाई साहब C है, सही बात है, C तो होगा, है ना। और इनका कहना है कि भैया पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट में ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, और DU एक यूज हो चुकी है इसमें, तो ये कीटोनिक वाला आयोडोफॉर्म तो नहीं होगा, मिथाइल कीटोन तो नहीं होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा CHOH CH3 वाला। क्या ये बात क्लियर है, ऐसा कुछ होगा, इतना मुझे समझ में आ रहा है इस, सही। अब कहना है कि भाई साहब ओजोनोलिसिस जब करवाया तो Q और R बना, ठीक, ओजोनोलिसिस कराया तो Q और R बना, यानी कि ये बॉन्ड टूटा होगा O और O से, आप जानते हो ओजोनोलिसिस में, है ना। और ये एसिड बना होगा इतना हिस्सा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, और ये भी एसिडिक पार्ट बना होगा, एसिडिक पार्ट बना होगा ये। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि Q जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, Q पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि ये वाला हिस्सा एसिडिक पार्ट के साथ जा रहा होगा, तभी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है। और R नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी कि अभी एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, क्यों, 2 ऑक्सीजन थे, एक यहां यूज हो गया, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा, वो अगर इस तरीके से होता तो वो भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होता, लेकिन वो नहीं दे रहा है, यानी कि वो इस तरीके का 2 डिग्री तो नहीं है। तो मैं पहले कार्बन से चल लेता हूं, मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 कार्बन, ये 4 हो गए, और ये कुछ ऐसा होगा, या तो ये ऐसा होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से हो, CH2OH हो, फिर CH2 लगे हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि CH3 हो, यहां OH ना लगाओ, क्योंकि यहां लगा होता तो ये आयोडोफॉर्म दे देता, ये ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, क्लियर है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है, ध्यान देने वाली बात एक और है, क्योंकि बाद में ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है,
तो मेरे को ये 1 डिग्री वाला तो नहीं लेना है, क्योंकि ये बाद में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा आफ्टर पीसीसी। ध्यान सुन लो, अगर मैं आर को 1 डिग्री वाला हिस्सा मान लेता, मतलब इधर वाला एक वो जो बचा वो 1 डिग्री मान लेता, तो वो पीसीसी और हीटिंग के बाद पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देता, क्योंकि वो 1 डिग्री वाला सीएचओ बन जाता है एल्डिहाइड, और वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं, है ना। यानी कि वो जो बीच वाला OH है वो हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो एक ये हिस्सा बन गया, एक ये हिस्सा बन गया, और मेरे पास एक हिस्सा ऐसा बन रहा है CH3CH2 CHOH। ठीक है, एक हिस्सा आपका ये बन रहा है। अब मुझे क्या बताओ कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन और लगाने हैं। अब 2 कार्बन की सिचुएशन मेरे को यहां कुछ नजर नहीं आ रही है, तो 2 कार्बन CH2 ग्रुप में जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हो चुके हैं, है ना। हाइड्रोजन चेक कर लो ना कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, यहां एक होगा 12 13, CH2 देखना जरा, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को नजर आ रहा है। आइए जरा बना लेते हैं, आइए जरा बना लेते हैं। क्या था मेरे पास? CH3 CH2 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 CHOH और CH3। क्या यही दिख रहा है? चेक करें जरा एक बार, क्या ऐसा ही कुछ दिख रहा है मेरे को? यही अपने को बेसिक आइडिया लग रहा है। तो अगर मैं पी ये लेके चल लूं, तो मुझे बताओ इसका ओजोनोलिसिस करवाओ जरा। जब तुम इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे तो ये बॉन्ड टूटता था O और O में, और ये CH ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में, यानी कि ये एक हिस्सा बन गया CH3 CH2 CHOH CH2, और ये बन गया COOH, ऐसा। प्लस एक हिस्सा ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 CHOH और CH3। अब इसमें Q किसको माने, R किसको माने बताओ? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट वाला Q हो गया, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है तो R हो गया, क्योंकि यहां CH3 CH2 आ गया। अब इनका कहना है कि इसका पीसीसी से करवाओ, तो ये वाला 2 डिग्री वाला कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड CH2COH, और इसका पीसीसी से करवाओ तो ये 2 डिग्री वाला कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, तो ये दिखेगा ऐसा। और अब इसकी हीटिंग करानी है, इसकी हीटिंग कराओ और इसकी हीटिंग कराओ। इसको हीट कराया तो ये बन गया बीटा कीटो एसिड। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, बेटा बीटा कीटो एसिड जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बीटा कीटो एसिड की जब हीटिंग करते हो तो CO2 निकल जाती है ना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू CO2 यहां निकल जाती है, तो ये बना लेता है CH3CH2 C डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देने लगा। देखो आ गया मजा। इधर देखो जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां से CO2 निकल जाएगी तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्डो CH3, एसीटोन बन जाएगा। तो Q से क्या बन रहा था? Q से बन रहा था S और T, है ना। Q से बन रहा था S और इससे बन रहा था T। सही है, देख लेते हैं एक बार। Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC S एंड T रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहे हैं कंप्लीट कोपोलाइमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ Q एंड 500 मोल ऑफ R, है ना। 500 मोल ऑफ Q और 500 मोल ऑफ R। अब ध्यान दीजिएगा, Q के 500 मोल और R के 500 मोल। अगर आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा था, मतलब जो बच्चे पढ़ के जाएंगे तभी तो एग्जाम देंगे, तो उनको ये आइडिया लग रहा था, ये है आपका, इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एनसीईआरटी में आपको ये पॉलीमर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। PHBV आपको पॉलीमर यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो Q और R का कोपॉलीमराइजेशन करवाना है। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन में आप जानते ही हैं कैसे करना है, देखिए जरा। क्या था आपका Q? हाँ ये था COH CH2
CH3, सॉरी उल्टा लिखना है। जो Q और R का करवा रहे हो ना आप, है ना, तो इससे OH और इससे H जाता है, तो यहां आएगा C डबल बॉन्ड O OH CH2, ये हो गया CHOH CH3। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां CH3 और यहां OH, देखो तो ये हो गया 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। और अब मैं क्या कर दूं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बना दूं, ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक, और पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो जो इधर लिखा हुआ लेफ्ट साइड उसका OH और इसका H निकलता है पॉलीमराइजेशन में, आप जानते हैं, तो ये बन जाएगा, और यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो जाएंगे यहां पर। C डबल बॉन्ड O CH C2H5 CH2 और C डबल बॉन्ड O, ऐसा नजर आएगा आपको। और ये होल N, इसका नाम है PHBV, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका नाम है PHBV बोलते हैं। ठीक है, तो Q और R का पॉलीमराइजेशन हो गया, ये बन गया। अब इन्होंने थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी लगाया यहां पर, क्या कि भैया 500 मोल Q ले लो और 500 मोल R ले लो, ठीक है, और पॉलीमराइजेशन पर आपको क्या बताना है। अच्छा, एक सवाल तो आपका ये था कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T, S और T में ऑक्सीजन एटम का सम बता दो आप कितना है। तो S और T क्या था पहले वो कर लो, S और T में एक एक ऑक्सीजन है तो 2 आ गया सम इसका, ठीक है, तो सम आ गया आपका 2। और एक दूसरा सवाल था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U बताना है, ठीक है, तो इनका कहना है कि इनके 500 मोल लिए हैं आपने, ठीक है, और इसके 500 मोल लिए हैं, ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट बताना है आपको U का कितना आया। Q और R से U बन रहा है ना, Q और R से U बन रहा है, ठीक है, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लो कितना कितना आ रहा है इनका, है ना, तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 कार्बन हो गए, है ना, 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 1 4, 5 2 7 और 1 8, और ऑक्सीजन हो गया आपके 2, तो ये हो गया 48 8 56 और 32, है ना, 8 8 सॉरी 88, नहीं एक मिनट रुको जरा, ये बनेगा आपका 1 2 3 4 कार्बन, तो C4 सही है, 3 और 1 4 और 1 5 2 7 और 1 8 H8, अच्छा O3 है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, एक छूट गया था, 56 और 48 4 10 104, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 104 और इसका आ जाएगा आपका, एक कार्बन और बढ़ रहा है, बाकी तो सारे सेम है ना, मतलब CH2 ग्रुप बढ़ रहा है क्योंकि ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, मतलब होमोलॉग जैसा खेल है मामला, तो CH2 बढ़ा दो, 14 बढ़ा दो इसमें 118, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 118 आ जाएगा, ठीक है, तो अब क्या करो आप, आपको U का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U ये बनेगा आपका 500 मोल इंटू 104 प्लस 500 मोल इंटू 118, ये टोटल वेट हो गया। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन होता है तो वाटर निकल भी रहा है, तो वाटर निकल रहा है तो कितना निकलेगा, 500 500 मोल है, यानी कि 999 मोल ऑफ वाटर, यानी कि इसका माइनस कर दोगे आप, है ना, 500 500 लिया ना, 1000 मोल हो गया ना टोटल, उसमें से 999 पानी का आप माइनस कर देंगे, क्योंकि क्योंकि जब पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो जो एंड वाले टर्मिनल होंगे, लास्ट एकदम एंड वाला, एकदम एंड में क्या आएगा, H इसका, और इधर एकदम एंड में OH आएगा, तो ये बच जाएगा आपका, है ना, बाकी बीच वाले सारे OH 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 मतलब पानी 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 निकल जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा, है ना, सॉल्व करके मैं इसमें आंसर ऐड कर दूंगा, मतलब ओवरऑल आंसर इसका हमने सॉल्व किया था जब आया था पेपर
9301 आया था इसका आंसर। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, आपका ये कहानी थी। समझ गए ये ओवरऑल सवाल पूरा? तो 9301 तो क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझिए, है ना। अब जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते तो कहां फोकस करना चाहिए। अब जैसे इन सब चीजों, ये तो यार देखो मल्टीप्लाई माइनस ये सब तो यार अब जेई का एग्जाम दे रहे तो मानते हैं कि ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है। फोकस तुम्हें कहां करना था? फोकस करना था इन जगहों पर, है ना। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका टेम्परामेंट सवाल का क्या है। देखो, आपकी एनर्जी लॉस होनी है, अब उसको तुम सही जगह कर लो या गलत जगह कर लो, एनर्जी लॉस तो होगी। दिमाग तुम्हें दौड़ाना है। ऐसा नहीं कि जब तुम पेपर दे रहे हो तो थ्रू आउट तुम्हारा दिमाग एक जैसा चलेगा। आप टेस्ट में भी ट्राई करते हो, जब आप टेस्ट देते हो तो पूरा दिमाग आपका एक साथ, मतलब एक तरीके से नहीं चलता। कभी दिमाग तुम्हारा अच्छा हाइपर एक्टिव होता है। तो जो दिमाग तुम्हें लगाना है, अपनी एनर्जी जहां केंद्रित करनी है, वो ये वाली चीज थी कि सर स्टार्टिंग कैसे करें। फिर वो हम देखो क्वेश्चन ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि जेई के सवाल एक स्टेप वाले तो होते नहीं है कि आपने रिएक्टेंट देखा, रिएजेंट देखा, आंसर आ गया। ऐसे नहीं होते जेई के सवाल। जेई के सवालों में मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप इसको 3 पार्ट में तोड़ा करो। जो आपकी एनर्जी लग रही है ना, वो 3 हिस्से में एनर्जी जानी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दे देते हैं। आपकी एनर्जी 3 हिस्से में, मतलब कोई भी सवाल जेई का होगा, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे मल्टीपल हो, है ना, चाहे मैच द कॉलम हो, क्योंकि बहुत सारे रिएजेंट मिक्स करते हैं। तो 3 पार्ट में आपकी एनर्जी डिवाइडेड होनी चाहिए, एबीसी, और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है। ए यानी कि स्टार्टिंग चीज, जब तुम स्टार्ट करते हो, जब जैसे ही तुमने सवाल पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी, तब तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तुम्हारी हायर एनर्जी वाली स्टेट होनी चाहिए, ए वाली, कि जब तुम सवाल पढ़ रहे हो दिमाग आपका दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम पूरा पढ़ के गए होगे। जब तुम पेपर दे रहे होगे जेई एडवांस का अगले साल मई में, जून में, जब भी पेपर होगा, तब तुम्हारा दिमाग उस समय तक जब तैयारी करते हो तो धीमे धीमे डेवलप होना चालू हो जाता है। सोचते हो, जब तुम मेहनत करते हो तो सोचते हो चीजों को, है ना। तो उस समय उस स्टेट में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलेगा। तो अब यह भी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ए, बी और सी, यानी कि जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, क्वेश्चन मिड में होता है और क्वेश्चन लास्ट में होता है ना। क्वेश्चन की तुमने स्टार्टिंग करी, बहुत बेहतरीन, आपने स्टार्ट करा, आपने लाइनें पढ़ी, लाइनों से तुमने रिएजेंट निकाले, तुम्हारे दिमाग भी साथ साथ चल रहा है, अच्छा ये रिएजेंट ये करता था, ये करता था, ये करता था, क्योंकि मेहनत करके जा रहे होगे। तो ये वाली स्टेट जो है स्टार्टिंग वाली, वो बहुत एनर्जी वाली स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि वही जगह है जब आपका सवाल बनना चालू होता है, मतलब जब सवाल स्टार्ट हो जाता है। मिड में आ जाते हो तो मिड में क्या होता है, यहां सिली मिस्टेक के सबसे ज्यादा चांसेस है। मिड में सिली मिस्टेक के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि जब सवाल स्टार्ट हो जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्या करता है, वो सोचता है यार बन गया। ऐसे ही होता है। सिली मिस्टेक कहां होती है? मिड में होती है। ये जो सेक्शन है बीच वाला, सवाल तुम कर रहे हो, बीच में अगर तुमने ये छोड़ दिया कि अरे मेरे से तो बनता जा रहा है, मान लो 2 रिएक्शन तुमने कर ली, अब दिमाग का सबकॉन्शियस चीज चलती रहती है वो, कि यार चलो अब मेरे तो स्टार्ट हो गया, लाओ लाओ लाओ, करते 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 तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो मिड वाले में स्ली मिस्टेक के चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप सवाल के बीचों बीच हो कहीं पर, तो थोड़ा अटेंटिव होना है। ठीक है, ये अटेंटिव वाली चीज है, यहां आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होना है। यहां आपको हायर एनर्जी स्टेट में रहना है कि भाई सवाल पढ़ना, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, जो जो चीजें वो लिखते जाना है। बीच में जब रहते हो यहां स्ली मिस्टेक के चांसेस होती है। ठीक है, और लास्ट वाली जो स्टेट है, यहां पर खुशी महसूस होती है आपको। जब आपका एकदम आंसर आना स्टार्ट हो जाता है तो खुशी महसूस होती है ना। और ये भी वही स्टेट है, लगभग बी और सी सेम स्टेट है। यहां जल्दीबाजी हो जाती है। ठीक है, यहां जल्दीबाजी बहुत होती है। ठीक, यहां आप धीमे धीमे भी कर रहे होगे ना, तो भी आपका माइंड ऐसा है, जो चल रहा होगा बैक एंड पे, कुछ और सोच रहे होगे कि यार अगला सवाल भी मेरे को करना है, यार मेरे फिजिक्स का सवाल फंसा हुआ था वो नहीं हो पाया, यार मेरी मैथ्स में बहुत 2-3 सवाल लगातार नहीं बने। तो ये वो स्टेट यहां पर आती है आपकी। ठीक है, और जब एंड आता है तो आप जल्दी जल्दी करने लगते हैं, चले यार हो गया हो गया। तो ये जल्दीबाजी की वजह से गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी इस पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सवाल कर रहे हो तो पहला हिस्सा हायर एनर्जी में आपको सवाल को पढ़ना है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल के लिखनी है। सेकंड हिस्सा, जब तुम सवाल सॉल्व कर रहे होगे तो आराम आराम से भी कर रहे होगे तो भी आपका दिमाग वहां वहां जा रहा होगा, उसको कंट्रोल करना है। और लास्ट में जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से आप सॉल्व करिए, एंड तक पहुंचिए। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी लेक्चर आपके सामने आएंगे, है ना, और भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा।
जो अच्छे अच्छे सवाल है, जो आपको मल्टी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं चीजों में, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। कई बार ऐसा होता है कि आपसे सवाल नहीं बनते, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को छोड़ देना चाहिए। सवाल नहीं बनना छोड़ने की निशानी नहीं है कि सवाल नहीं बनना तो तुम तैयारी छोड़ दो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे सवाल सारे ही बन जाते हैं। इवन जिनकी अच्छी रैंक्स भी आती हैं उनसे भी सारे सवाल नहीं बनते, वो भी सीखते हैं लगातार। तो अपने अंदर सीखने की इच्छा हमेशा रखें, ठीक है। जो सीरीज आपके सामने आई है इससे आप फायदा लें। जो भी आपको, मान लो आपको 10% भी फायदा होता है ना तो बहुत है। अगर आपको इस सीरीज से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको सोचने की पावर बढ़ती है, तो बहुत बढ़िया चीज। 10% भी फायदा हो रहा है तो बहुत बढ़िया। लगातार आप जुड़े रहिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।